ओम श्री गुरु सत्याय नमः। आप सभी को प्रणाम। तीसरे दिन पालीवाल जी लौट आए। उन्हें सैनिक पर आए संकट की सूचना मिल गई थी। वे चिंतित थे। कार्यालय में आकर देखा तो सब कुछ सहज लगा। वहीं के साथियों ने संकट की गंभीरता और चुनौती से अवगत कराया। उस विकट स्थिति से बाहर आने की कहानी भी साथी पत्रकारों कर्मचारियों से पता चली। सैनिक के प्रथम पृष्ठ पर छपा निवेदन पढ़कर वे गदगद हो उठे। उस सूझबूझ और लगन से अभिभूत होकर उन्होंने श्री राम को गले लगा लिया। उल्लास के मारे उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रूंधे हुए कंठ से उन्होंने श्री राम की पीठ थपथपाते हुए कहा, सैनिक को उसका सेनापति मिल गया। श्री राम चुपचाप यह सब देख सुन रहे थे। पालीवाल जी ने आते ही व्यवस्था को नया रूप देना आरंभ किया। श्री राम के पास मुख्य रूप से संपादन का काम ही रह गया। उन्हें पत्र चलाने का विशेष अनुभव नहीं था। पालीवाल जी ने पहले की तुलना में ज्यादा समय लगाने की बात कही। सैनिक चलाने का प्रशिक्षण देने के बाद ही बाहर जाने का निश्चय किया। बातों ही बातों में उन्होंने श्री राम से कहा, मुझे अपना दाहिना हाथ मिल गया है। वचन दो, सैनिक परिवार में ही रहोगे, इसे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। श्री राम ने उत्तर देने में तनिक भी देर नहीं लगाई। कहा, परिस्थितियां कब कहाँ ठेल देंगी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं वचन में तो नहीं बंधता, लेकिन यह अवश्य कहूंगा कि आप मुझे हमेशा अपने सहयोगी के रूप में पाएंगे। सुनकर पालीवाल जी ने समझ लिया कि उनकी अपेक्षा भावुकता से भरी हुई थी। श्री राम का इतना कहना भी उन्हें पर्याप्त लगा। आंदोलन की गर्मी कुछ देर के लिए ही ठंडी पड़ी थी। कुछ महीनों तक माहौल शांत होता दिखाई दिया। लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में आमंत्रित किए गए थे। गांधी जी के प्रस्थान से पहले ही विधानसभाओं से सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व का मसला उठ गया था। मांग मुस्लिम लीग की ओर से उठी थी। अंग्रेजों ने इसे खूब हवा दी। इतिहास की अन्वेषणा करते हुए विद्वान मानते हैं कि उन मांगों से ही पाकिस्तान का बीज पड़ा था। महात्मा गांधी ने सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वे भारत लौट आए। गोलमेज सम्मेलन का निमंत्रण स्वीकार किए जाने से लेकर उसके संपन्न होने तक श्री राम ने सैनिक पत्र में टिप्पणियां लिखी। मत, श्री राम शर्मा आदि नामों से लिखे गए लेख, विश्लेषण और टिप्पणियों ने अखबार को नए सिरे से लोकप्रिय बनाया। उनके लेखन का स्वर मूल रूप से राष्ट्रीय होता था। वे जोर देकर कहते थे कि भारत में रहने वाले सभी लोग पहले भारतीय हैं, फिर बाद में कुछ और। विभिन्न रुचि, प्रकृति और स्वभाव के लोग यहाँ रहते हैं। उनके विश्वासों को आदर दिया जाता रहा है। अपने विश्वास को विचलित किए बिना दूसरों के साथ सद्भाव और सहयोग के संबंध कायम रहे हैं। इस आधार पर ही देश में सामंजस्य और समरसता का वातावरण बना रहा है। उनके लेखों में इतिहास पुराणों से भी कई प्रसंग और उद्धरण दिए जाते थे। 7-8 सप्ताह में ही उनका अपना एक छोटा सा पाठक समुदाय बन चला था। आशंका के अनुरूप महात्मा गांधी के रवाना होते ही भारत में दमन और उत्पीड़न का चक्र फिर गति पकड़ने लगा। श्री राम शुरू से ही धोती कुर्ता पहनते थे। सैनिक में काम करते हुए उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन किया। कभी कभार वे नेकर और कमीज भी पहनने लगे। यह वेश काम करते हुए या प्रदर्शन सत्याग्रह के समय अपनाते। प्रदर्शन आदि के समय तो वो हाथ में एक छोटी सी लाठी भी पकड़ लिया करते थे। गांव में झंडा जुलूस निकालने के बाद लाठी को उन्होंने श्री कृष्ण की बांसुरी की तरह अपना लिया था। कंधे पर प्रायः एक झोला लटका रहता था। उसमें 2-1 पुस्तकें और रुमाल तौलिया रखे रहते थे। जिस दिन समाचार आया कि गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव ठुकराकर गांधी जी वापस लौट आए हैं, उस दिन उन्होंने पूरा सत्याग्रही बाना धारण किया और कार्यालय के बाहर आ गए। अखबारी कागज पर स्याही से बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, महात्मा गांधी की जय, और वह पोस्टर बाहर की दीवार पर लगा दिया। राह चलते लोग यह पोस्टर देखने के लिए रुके। 8-10 व्यक्ति इकट्ठा हो गए तो श्री राम ने छोटा मोटा भाषण देना शुरू किया। भाषण से महात्मा गांधी की वापसी और उसमें निहित राष्ट्रीय एकता के संदेश का खुलासा किया गया था। श्री राम जिस जगह खड़े होकर भाषण दे रहे थे वह कार्यालय की दीवार से सटा हुआ चबूतरा था। लोग जहाँ खड़े सुन रहे थे वह भी सैनिक कार्यालय के बाहर का ही हिस्सा था। सभा जैसा कोई औपचारिक आयोजन नहीं था। श्री राम ने कोई तैयारी भी नहीं की थी। वे अनायास ही बाहर आ गए थे और पोस्टर देखने के लिए रुक गए लोगों को देखकर उत्साहित हो उठे थे और उत्साह में ही बोलने लगे थे। यह उनका पहला भाषण था। पालीवाल जी को पता चला तो उन्होंने बधाई दी
कहा, अपने सार्वजनिक जीवन में यह एक नया अध्याय है। आगरा में जिस समय श्री राम सैनिक कार्यालय के बाहर लोगों को संबोधित कर रहे थे, लगभग उसी समय या थोड़ा बाद में गांधी जी बम्बई की एक सभा में बोल रहे थे। उन्हें सुनने के लिए अपार भीड़ जमा हुई थी। सभा में गांधी जी ने नए सिरे से लड़ाई छेड़ने की आवश्यकता बताई। 3 दिन बाद सन 1932 में 1 तारीख को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर शुरू करने का निर्णय हुआ। इस बार विदेशी सामान के बहिष्कार का भी आह्वान किया गया। आंदोलन फिर से शुरू करने की घोषणा ने नागरिकों में उत्साह भर दिया। आह्वान की तुरंत जैसी प्रतिक्रिया हुई, उसे देखकर लगता था कि लोग जैसे पहले से ही तैयार बैठे थे। ब्रिटिश सरकार को भी इसका पूर्वाभास था। उसने भी क्रांतिकारी संभावना वाले लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय आंदोलन की बात करने वाले समाचार पत्रों का प्रकाशन रोक दिया गया। आगरा में सैनिक कार्यालय बंद हो गया। उसके प्रबंधक और कार्यकर्ता यहाँ वहाँ छुप गए। जनवरी के पहले सप्ताह में ताबड़तोड़ हुई इस कार्यवाही से बचते हुए श्री राम भी कार्यालय से निकल गए। उन्होंने अपने साथ अखबारी कागजों का एक पुलंदा रख लिया। वहाँ रखे कपड़े और आवश्यक सामान भी समेटने चाहे, फिर सोचा इनकी जगह कागज रख लिए जाएं तो ज्यादा अच्छा है। खबरें लिखने और दीवारों पर चिपकाने के काम आएंगे। श्री राम कार्यालय से छुपकर आवलखेड़ा नहीं गए। वहाँ पुलिस के पहुँच जाने की आशंका थी। वे सीधे जरार गए और अस्थायी रूप से वहां टिके। दोनोरिया जी का निवास भी सुरक्षित नहीं था। आंदोलन में उनकी भागीदारी को देखते हुए पुलिस के वहां आ धमकने का खतरा था। 2 दिन बाद वे जागीरदार सूरज प्रकाश के पास गए। उससे कहा, कुछ दिन के लिए अपनी किसी बगीची में रहने की व्यवस्था कर दे। सूरज प्रकाश से आश्रय मांगना जोखिम मोल लेने जैसा था, लेकिन सूरज प्रकाश को उन क्षणों की याद थी जिसमें श्री राम ने साथ दिया था और दोनोरिया जी के धरने के संकट से वह उबर आया था। इस बीच उसने राष्ट्रीय आंदोलन के कई मार्मिक प्रसंग आंखों से देखे और कानों से सुने थे। वह सोचने लगा था कि अंग्रेजों को साथ देने से क्या लाभ। वे आज हैं, कल नहीं। यहाँ के लोग तो हमेशा यहीं रहेंगे और समय असमय काम आते रहेंगे। सूरज प्रकाश में आए इस बदलाव को श्री राम ने पता नहीं कैसे पढ़ लिया और रहने की व्यवस्था करने के लिए कहा। प्रबंध हो गया। लगभग 2 किलोमीटर दूर पर पक्के मकान में उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई। श्री राम ने दोनोरिया जी और उनके साथी सुराजियों को भी वहां बुलाया। कार्यालय पर पहरा बैठ जाने से सैनिक का प्रकाशन तो संभव नहीं था। उन लोगों ने सरकंडे की कलम से पोस्टर नुमा कागजों पर समाचार लिखना शुरू कर दिया। पहली प्रति श्री राम ने तैयार की। उसकी प्रतिलिपियां तैयार हुई। 20-25 प्रतियां तैयार हुई तो उन्हें आगरा के विभिन्न इलाकों में दीवारों पर चिपकाने की योजना बनी। ये सब बहुत मेहनत और कसरत का काम था। प्रतिदिन ताजा अंक निकलने की आशा नहीं की गई थी। उद्देश्य यह था कि सैनिक की उपस्थिति प्रतीत होती रहे। श्री राम अपने संगी साथियों के साथ आगरा पहुंचे और वहां खास ठिकानों पर सैनिक का दीवार संस्करण चिपकाया। बाद में उन्होंने सूरज प्रकाश की बगीची पर जाने की बजाय आगरा में रहना ही ठीक समझा। सरकार इस बार निर्ममता से दमन कर रही थी। सार्वजनिक जीवन में रहने वाले आंदोलनकारियों को पहले दौर में ही पकड़ लिया गया था। भूमिगत काम करने वालों को भी बाज की आंख से ढूंढा जा रहा था। सैनिक के पहले ही अंक में ब्रिटिश सरकार को धोखेबाज और निर्मम बताते हुए उसे उखाड़ फेंकने का आह्वान था। दूसरे अंक में सूचना छपी कि 10 जनवरी को ब्रिटेन की महारानी का पुतला फूंका जाएगा। जगह बताई गई थी यमुना का तट और समय सुबह 10 बजे। यह अंक जिलाधीश की कोठी के सामने भी चिपकाया गया। प्रशासन सतर्क हुआ। पुतला नहीं जलाने देने और इस तरह की कोशिश करने वालों को पकड़ने की योजना बनाई गई। यमुना तट बहुत विस्तृत है। आगरा शहर को लगभग 10 किलोमीटर तक घेरता है। जगह का खुलासा नहीं था कि कौन सा बिंदु होगा। पुलिस ने चप्पे चप्पे पर नजर रखने की नीति अपनाई। सैनिक का दीवार संस्करण 15-20 जगह चिपकाया गया था, लेकिन सूचना सैकड़ों लोगों ने पढ़ ली। सभी संशय में थे कि यमुना किनारे किस जगह पुतला फूंका जाना है। 10 जनवरी का दिन आया। उस दिन पुलिस बेहद सतर्क थी। सैनिक के कार्यकर्ताओं ने यमुना किनारे पहरा दे रही पुलिस को चकमा दिया। ताजमहल के पास तैनात पुलिस दल को एक युवक ने सूचना दी कि वहां ताजमहल के मुख्य गेट के पास लोग इकट्ठे हो रहे हैं, शायद पुतला फूंकने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस दल के लोग दौड़े गए। वहां जाकर दूर से ही देखा कुछ युवक घेरा बनाकर खड़े हैं। कुछ जल रहा है, लपटें उठ रही हैं। युवक विलाप कर रहे हैं, हाय रानी नहीं रही, उनके प्रभुओं का राज भी नहीं रहा।
फिर महात्मा गांधी की जय और महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय का उद्घोष। युवकों को ललकारे बिना पुलिस वाले चुपचाप दौड़े चले आ रहे थे। युवक भी असावधान नहीं थे। उनमें से किसी की निगाह पड़ गई तो वो चिल्लाया, पुलिस! और वहाँ पुतला जला रहे युवक पलक झपकते रफू चक्कर हो गए। वे इस तेजी से भागे कि पुलिस कर्मियों को उनका पीछा करने में कोई सार नहीं दिखाई दिया। पुलिस कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की लेकिन व्यर्थ। पुतला जलकर खाक हो चुका था। पास में भारत माता की जय और ब्रिटिश राज मुर्दाबाद लिखी तख्तियां पड़ी हुई थीं। सैनिक पत्र का नया अंक 5-7 दिन में आता था। पुलिस और खुफिया विभाग ढूंढते ढूंढते थक गए कि यह कहाँ तैयार होता है, कौन लोग इसे तैयार करते हैं और उनकी सूचनाओं का स्रोत कहाँ है, लेकिन पता नहीं लग पाया। सैनिक के कर्मचारियों पर संदेह तो जाता था। श्रीराम का नाम उन संदिग्ध लोगों में सबसे ऊपर था, परंतु उनका पता नहीं चल पा रहा था। आगरा मंडल में एक गांव है किरावली। वह आंदोलनकारियों का गढ़ बना हुआ था। स्वतंत्रता सेनानी वहां आते जाते थे, बैठकें करते थे और आसपास के क्षेत्रों में प्रचार की योजनाएं बनाते। पुलिस को पता चला तो उसने स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। जाल कुछ इस तरह कि जब बैठक चल रही हो तब सबको धर पकड़ लिया जाए। इस योजना की भनक श्रीराम को लग गई। उन्होंने योजना विफल करने की ठानी। 16 मार्च को करीब 60 स्वतंत्रता सेनानी वहां इकट्ठे होने थे। उन्हें पकड़ने के लिए पुलिस की 2 गाड़ियां आगरा से रवाना हुई। किरावली से लगभग 5 किलोमीटर पहले से उन्हें कुछ युवकों की आवाजें सुनाई दी। लगता था जैसे किसी मुद्दे पर बहस कर रहे हैं। दल का नेतृत्व कर रहे पुलिस अधिकारी जनक सिंह ने गाड़ी रुकवाई और आवाजें समझने की कोशिश की। बहस का विषय यह समझ में आया कि जिला मुख्यालय, पुलिस थाने और अदालत की टेलीफोन लाइनें काटी जानी है और उसके बाद वहां हमला कर देना है। जनक सिंह ने तुरंत उस जगह की घेराबंदी कर दी। घेरा सिकुड़ता गया। पास आकर देखा तो एक युवक के हाथ कुछ कागज है। वह उन पर लिखे संवाद बोल रहा है और दूसरे उसकी नकल कर रहे हैं। यह किसी नाटक का रिहर्सल लग रहा था। जनक सिंह ने उन युवकों को धमकाया, कैसा नाटक खेल रहे हो? सरकार के खिलाफ योजना बनाना सिखा रहे हो? जिस युवक के हाथ में पटकथा थी उसने कहा, नहीं माई बाप, नाटक का अंत तो आपने देखा ही नहीं। इसमें स्वराजी बड़ी बुरी तरह मारे जाते हैं। उनके घर वाले दाने दाने को मोहताज हो जाते हैं। लोगों को सरकार के पक्ष में करने के लिए हम नाटक की तैयारी कर रहे हैं। घेराबंदी और बातचीत में 20-25 मिनट लगे। दोनों गाड़ियों में सवार पुलिसकर्मी वापस आए तो देखा गाड़ियां पंचर हुई पड़ी हैं। पहियों में किसी ने कीले ठोक दी। अब जनक सिंह का माथा ठनका। उन्हें सब समझ में आ गया। नाटक की ओर से ये दूसरा नाटक हो गया। उसने लड़कों को पकड़ने के लिए हाँक लगाई, लेकिन लड़के तब तक 9-11 हो चुके थे। पुलिस को इस तरह चकमा देने और स्वराजियों को साफ बचा लेने की योजना श्रीराम ने बनाई थी। पुलिस की गाड़ियों को उन्होंने अपने हाथों से पंचर किया था। यह विद्या सीखने के लिए उन्होंने मोटर मैकेनिक के हेल्पर की सहायता ली थी। पुलिस उन्हें ढूंढती परेशान हो गई। आखिरी उपाय के तौर पर आवलखेड़ा में दबिश देने की योजना बनाई गई। किसी मुखबिर ने बता दिया था कि सप्ताह में एक दिन श्रीराम अपनी माँ के पास आते हैं। वह दिन प्रायः रविवार का दिन होता है। पुलिस ने गुरुवार के दिन से ही हवेली की निगरानी शुरू कर दी। सादे कपड़ों में पुलिस वाले बारी बारी से ड्यूटी देते रहे। हवेली में कुछ विशेष हलचल नहीं दिखाई दी। पूछताछ से स्पष्ट नहीं हुआ कि श्रीराम आने वाले हैं या हर रविवार को आते हैं। उधर हवेली के ही कुछ सूत्रों ने आगरा में श्रीराम के पास सूचना भिजवा दी थी कि आवलखेड़ा में पुलिस पहरा दे रही है। श्रीराम ने उस रविवार को आने का विचार स्थगित कर दिया। उसी संदेशवाहक के हाथ ताईजी को सूचना भिजवा दी कि अगले हफ्ते बुधवार को आएंगे। आवलखेड़ा में पुलिस तकती ही रह गई। उधर आगरा छावनी में दीवारों पर भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहें, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम उसे लेकर रहेंगे, जैसे वाक्य लिखे दिखाई दिए। इनमें कुछ वाक्यों की लिखावट सैनिक पत्र के पोस्टरों से मिलती जुलती थी। 5 अप्रैल 1932 को श्रीराम अचानक पकड़ लिए गए। उस समय वे अपनी कोठरी में सुबह की उपासना करके उठे ही थे कि बाहर दस्तक हुई। देखा, सामने 4-5 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। श्रीराम को पहचानता हुआ एक पुराना साथी गंगा दीन भी था। उसी ने पता बताया था। बाद में पता चला कि इनाम के लालच में उसने श्रीराम का पता ठिकाना बताया। श्रीराम की गिरफ्तारी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सफलता थी। कोठरी के दरवाजे पर खड़े खड़े पुलिस अधिकारी ने कहा, बहुत खिलाड़ी बनते थे, अब क्या कहते हो? श्रीराम ने कहा, यह प्रभु का खेल है। वह कुछ दिनों के लिए विश्राम कराना चाहते हैं। 1.5 महीने हवालात में रहने के बाद अदालत ने उन्हें 6 महीने के लिए सजा सुनाई और 25 रुपए जुर्माना लगाया। आप सभी का धन्यवाद।
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।